आज हमने ना प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। तो प्लानिंग इज डिफाइंड एज सेलेक्टिंग एंड रेटिंग द फैक्ट्स एंड मेकिंग एंड यूजिंग द assumption रिगार्डिंग द फ्यूचर। कि फ्यूचर के बारे में नहीं कि जौन सा क्या करना है, आपको प्लान बनाना है। तो दिस प्लानिंग मीन टू एक्ट विद द पर्पस और टू मेक एफर्ट टू अचीव प्री कंसीव्ड ऑब्जेक्टिव एंड गोल। मतलब जो पहले से सोचे हुए उद्देश्य होते हैं ना, उनको पूरा करने के लिए आपने क्या करना है, एक्ट करना है। तो उसको प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, प्री प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। योजनाएं बनाते हैं कि क्या करना है, क्या करना है। ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों कहा जाता है? कहते हैं कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बना हुआ। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट एस्टेब्लिश बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नॉर एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविज़न नहीं था प्लानिंग कमीशन बनाने का। ये तो कैबिनेट ने बनाया था। 1950 में एक रेजोल्यूशन पास किया था कि एक प्लानिंग कमीशन बनाएंगे हम, जो देश के लिए क्या करेगा, योजनाएं बनाएगा, है ना। दैट इज़ वाई इट इज़ समटाइम कॉल्ड द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, विच इज़ देयर थ्योरी इज एन एडवाइजरी कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है। टू मेन एडवांटेज ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग के करने के क्या फ़ायदे हैं बताओ? इससे पता जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट अमंग द पीपल। इससे लोगों के अंदर ना नेशनल इंटरेस्ट पैदा होता है कि यार देश में हमें क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। फुल एक्सप्लोटेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज पॉसिबल ओनली इन इकोनॉमिक प्लानिंग। फुल रिसोर्सेज जो होते हैं पॉसिबल हो सकते हैं एक्सप्लोरेट करने प्लानिंग की मदद से। हम अपने सारे संसाधनों का, समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो योजना बनाकर ही हम सारे संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन इकोनॉमिक प्लानिंग अटेम्प्ट आर मेड टू अचीव टारगेट विद इन द डिफाइनेड पीरियड। ठीक है। डिफाइनेड पीरियड के अंदर यानी कि जो सा क्या, डिफाइनेड प्लानिंग के अंदर यानी कि जो सा क्या करते हैं, हम अपने टारगेट भी पूरे करते हैं ना। डिफाइनेड प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, हम टारगेट पूरे करते हैं, अपने फुल एक्सप्लोटेशन करते हैं रिसोर्सेज का। ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग करने का पहला फ़ायदा ये होता है कि हम अपने रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल कर लेते हैं, नेशनल इंटरेस्ट पता लगा लेते हैं कि हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ठीक है। और अपने टारगेट को डिफाइनेड पीरियड के अंदर पूरा भी कर लेते हैं। तो कितने 5 ईयर प्लान हो चुके हैं अब तक इन इंडिया? टिल नाउ 12 5 ईयर प्लान हैव बीन कंप्लीटेड। कितने? 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं इंडिया में। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज 1951 टू 1956 था, और इस समय 2012 से 2017 तक ख़त्म हो चुके हैं, है ना, 12 5 ईयर प्लान। अच्छा, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश? प्लानिंग कमीशन इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। कब बना था? 1950 में बाय रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा बनवाया था, कैबिनेट रेजोल्यूशन द्वारा, बताया था ना, 1950 में। और पहले चेयरमैन भी वही थे प्लानिंग कमीशन के। लेकिन अब प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया है? अब प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। 2015 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बना दिया, जो 1/15 से। अब देखो एक कार्टून दिया हुआ है, स्टडी द कार्टून गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। अब देखो इसमें ना कार्टून में क्या दिया हुआ है, देखो कार्टून में एक तरफ मोटा आदमी दिखा रखा है, एक तरफ ना बड़े सारे लोग हैं। ये मोटा आदमी ना कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपति हैं, जो चाहते थे कि देश में ना प्राइवेट हो सब कुछ, प्राइवेट कंपनियों का राज हो, प्राइवेट बिजनेस हो। और एक तरफ थे सोशलिस्ट, पब्लिक सेक्टर का चाहते थे। ये लोग ऐसे थे जो चाहते थे नहीं यार गरीबों के भले के लिए सोशलिस्ट सेक्टर आए। तो ये जो नेहरू है बीच में जो साइकिल चला रहा है और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बैलेंस बना रहा है ना, तो नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, प्रधानमंत्री है। पहला जब पंचवर्षीय योजना बनानी थी और जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत के सामने क्या मुद्दा था कि सोशलिस्ट मॉडल अपनाएं या कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाएं, कि सब कुछ प्राइवेट कर दें या सब कुछ सरकारी कर दें। ठीक है। तो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ होल्डिंग द बैलेंसिंग बीम। ये बैलेंसिंग बीम होल्ड करने वाला बंदा कौन है? तो बैलेंसिंग बीम होल्ड करने वाला बंदा कौन है? पर्सन हु इज़ होल्डिंग द बैलेंसिंग बीम बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इज़ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और बिग टिल्ट किसकी तरफ है, झुकाव किसकी तरफ है? पब्लिक सेक्टर की तरफ। तो पब्लिक सेक्टर ज़्यादा लोग चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर हो। ए बिग टिल्ट toward public sector has been shown in the cartoon because
एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द लीडर वर इन फेवर ऑफ पब्लिक सेक्टर। ज़्यादातर लीडर ना पब्लिक सेक्टर के फेवर में थे, ठीक है। सारे चाहते थे कि सरकारी कंपनियां हों, जनता की भलाई के लिए काम करें, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर इकोनॉमिक्स था वो सपोर्ट मटेरियल। तो इस तरह देखो थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ डिड आवर एम्फेसिस ऑन पब्लिक सेक्टर एडवर्सली इफेक्ट द इंडियन इकॉनमी। पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देने के चक्कर में इंडियन इकॉनमी में क्या बुरा असर पड़ा। ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन आवर एम्फेसिस ऑन पब्लिक सेक्टर एडवर्सली इफेक्ट द इंडियन इकॉनमी। क्योंकि भी पब्लिक सेक्टर में कोई कंपटीशन तो होता नहीं, पब्लिक सेक्टर में कोई कंपटीशन नहीं होता, और कंपटीशन ना होने की वजह से क्या हो रहा है पब्लिक सेक्टर अपनी मनमर्जियाँ करता रहा, घाटे में चलता रहा, कोई काम नहीं किया लोगों ने, सरकारी बंदों ने, जिसकी वजह से देश का भट्ठा बैठ गया, ठीक है ना। देश के अंदर यानी कि जनसंख्या इतने भी रिसोर्सेज नहीं थे कि हम 10 दिन का इंपोर्ट बिल पे कर सकें। 1991 तक इतनी फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्या हो गई थी, डेवलप हो गई थी इंडिया के अंदर, है ना। अच्छा देखो ये कार्टून वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है कि इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द टू नोन पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो इंडिया ने कोई दोनों पाथ फॉलो नहीं किए, ना सोशलिस्ट मॉडल फॉलो किया और ना ही हमने क्या किया, कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो किया। क्यों? नेम द टू मॉडल पाथ ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के टू मॉडल पाथ कौन से थे? टू मॉडल पाथ ऑफ डेवलपमेंट आर कैपिटलिस्ट मॉडल और सोशलिस्ट मॉडल, ठीक है। दो मॉडल थे, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। बोथ द मॉडल आर नॉट फुली एक्सेप्टेड बाई इंडिया। इंडिया ने दोनों ही मॉडल एक्सेप्ट नहीं किए। इंडिया ने क्या कर दिया फिर, मिक्स इकॉनमी अपना ली, आधा प्राइवेट कर दिया, आधा सरकारी कर दिया ना। वाई वाज आइदर ऑफ द टू मॉडल नॉट फुली एक्सेप्टेड। पूरा मॉडल क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? बिकॉज द कैपिटलिस्ट मॉडल एंड डेवलपमेंट एंटायरली लेफ्ट ऑन प्राइवेट सेक्टर। दी कैपिटलिस्ट मॉडल कह रहा था पूरी तरह प्राइवेट पर डिपेंड हो जाओ, जबकि सोशलिस्ट मॉडल कहता था पूरी तरह सरकार पर डिपेंड हो जाओ। तो दोनों ही ठीक नहीं थे, दोनों चीज़ें क्या नहीं थी, ठीक नहीं थी। इन इंडिया एलिमेंट फ्रॉम बोथ दीज मॉडल आर टेकन एंड फिक्स्ड एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मिक्स इकॉनमी। कि इंडिया ने मिक्स इकॉनमी अपनाई थी भारत जब आज़ाद हुआ ना, तो इंडिया ने कोई भी मॉडल अपनाया नहीं, ना कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाया ना सोशलिस्ट मॉडल अपनाया। हमने दोनों ही अपना दिए, मतलब मिक्स इकॉनमी बना दी। क्योंकि अगर हम पूरी तरह से कैपिटलिस्ट कर देते, प्राइवेट कर देते सब कुछ, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आया थी इकॉनमी, और प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं फिर, एक्सप्लॉइट करते, देश की जनता को लूटते, ज़्यादा लूट ही रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां तो लूट ही रही हैं। ऐसे समझ, अगर सोशलिस्ट मॉडल अपना लेते तो सब कुछ सरकारी भ्रष्टाचार इतना फैल जाता, ऐसे में कोई काम ना होता ढंग से। हो रहा है सरकारी काम हो रहे हैं, कोई भी सरकारी काम नहीं हो रहा ढंग से। तो इससे हमने मिक्स इकॉनमी बना दी कि कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और कुछ क्या कर दिया, सरकारी सेक्टर को दे दिया। तो इन इंडिया एलिमेंट फॉर्म बोथ दीज मॉडल आर टेकन एंड मिक्स एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मिक्स इकॉनमी। इंडिया ने दोनों मॉडल अपना लिए इकट्ठे ही, इसको मिक्स इकॉनमी कहते हैं। थर्ड देखो, कहता वाई वाज द आइदर टू मॉडल नॉट फुली एक्सेप्टेड इंडिया, ये पता लग गया। हाईलाइट एनी टू फीचर ऑफ इंडियाज मिक्स इकॉनमी बेस्ड ऑन द अबव सेट टू मॉडल। तो इंडियन इकॉनमी के फीचर बताओ। कहते देखो, फॉर मिक्स इकॉनमी फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट नेशनलाइज द बैंकिंग सिस्टम। पहले सरकार ने क्या कर दिया, सारे बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। प्राइवेट बैंक थे ना, प्राइवेट सरकारी कर दिया था 1969 में। सारे बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज कर दिया इंडिया के। फिर प्रीवी पर्स थे ना, जो राजा महाराजा थे आज़ादी के वक्त ना, प्रीवी पर्स उनको मौका दे रखा था कि हम सरकार तुम्हें पैसे देगी, तुम्हें राजपाट अपना संभालने का मौका मिलेगा। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स भी ख़त्म कर दिया। कहता कोई राजा महाराजा नहीं, सब आम जनता है, कोई सरकार पैसे नहीं देगी, कोई कुछ नहीं देगी, सब बराबर है, आम जनता है, सब अपना अपना काम करो, ठीक है ना। बल्कि उनके किले विले भी छीन दिए, जो उनको किले मिले हुए थे ना राजाओं को, वो भी वापस दे दिए उनसे, है समझ। तो कुल मिला के यानी कि देखो, इंडिया एनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। और इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? इंडस्ट्रियलाइजेशन को। तो इस तरह से इंडिया देखो, ठीक है। तो अब नई इकनॉमी देखो, इंडिया ने 1947 के बाद ना ज़्यादा अटेंशन दी इकनॉमिक डेवलपमेंट पर। बड़े सारे रिफॉर्म किए, बड़े सारे यानी कि प्लानिंग कमीशन बनाया, है ना। 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए। पहला 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ध्यान दिया था हमने पहली योजना में। और सेकंड 5 ईयर प्लान पे हमने किस पे ध्यान दिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, है ना। देन मिक्स इकॉनमी एक्सेप्ट की गई 1991 में,
और हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी बना दी। 1991 में क्या किया, 1991 में नई पॉलिसी बना दी। 1991 में क्या बना दी, नई पॉलिसी बना दी, जिसको लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और कहते हैं ना, वही सेम है तुम्हारा इकोनॉमिक्स वाला भी तो है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बनाया था। क्या बनाया था, प्लानिंग कमीशन। 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन बना था इंडिया के अंदर। फॉर डेवलपमेंट व्हाट टाइप ऑफ प्लान हैव बीन स्टार्टेड इन इंडिया। इंडियन डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, पहले 3 चैप्टर तो इसी पे ही हैं। ग्रोथ वाला। हाँ, तो पहला जब भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में। और 1950 में जब प्लानिंग कमीशन बना, उसके बाद जो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था ना, तो हमने अपनी डेवलपमेंट का क्या तरीका चुना था, प्लानिंग शुरू करी थी हमने। क्या करी थी, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं ना इसको। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि देश की प्रायोरिटीज़ के हिसाब से डिसाइड करना द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, कि पाथ ऑफ डेवलपमेंट मे बी डिसाइडेड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द नेशन की प्रायोरिटी के हिसाब से, कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। जैसे हमने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, हमारे देश में खाने वाले अनाज की कमी हो गई थी, तो हमने सबसे पहले क्या किया, जब भारत आज़ाद हुआ था, दंगे फसाद हो गए थे, तो अनाज के जितने भी खेत खलिहान थे ना, पाकिस्तान के हिस्से आ गए थे। तो फिर पहली पंचवर्षीय योजना का मकसद क्या रखा गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मकसद क्या रखा गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद जब इंडिया में पब्लिक सेक्टर को बनाया गया, पहले सरकारी सेक्टर कम ज़्यादा था और प्राइवेट सेक्टर क्या था, कम था। तो हमने क्या किया, फिर नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई 1991 में, लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज किया, ग्लोबलाइज कर दिया 1991 में। और नीति आयोग कब बना, प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में नीति आयोग बना दिया, है ना। प्लानिंग कमीशन की जगह 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटाकर उसकी जगह नीति आयोग बनाया। कब बनाया, 2015 में, ठीक है। तो देखो अब क्या है, अभी एक वो दिया हुआ है, देखो डायग्राम दिया हुआ है, गरीबी के ऊपर दिया हुआ है कि गरीब कितने लोग हैं यहाँ, यानी कि भुखमरी का शिकार हुए पड़े हैं। फोटो आई हुई है, ट्राइंग मंथ अहेड डिस्पाइट रून मिनिस्टर्स रेन, ठीक है। अच्छा, ओपोजिशन वांट नॉट टू एक्सप्लॉइट सिचुएशन, 13 डाई ऑफ द हंगर इन बिहार, ऐसी खबरें आ रही थी। क्यों ऐसी खबरें आ रही थी कि भुखमरी फैल गई थी इंडिया में। कब फैली थी भुखमरी इंडिया में, 1905 में बंगाल में फमाइन पड़ा, 3 लाख लोग मर गए भूख से। उसके बाद आज़ादी के टाइम हमारे देश में खाने पीने की बहुत भयंकर कमी थी, कि जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड थे ना, वो पाकिस्तान के से चले गए थे। उसके बाद 1960s के टाइम में युद्ध हो गए 2। 1962 में चाइना ने हमला कर दिया, 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। ऊपर से अकाल पड़ गया क्योंकि 3 साल लगातार बरसात नहीं हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, भुखमरी का शिकार हो गए लोग और बहुत सारे लोग मरने लग गए। अब आज़ाद भारत में ये घटनाएं हो रही थी, तो इससे भारत ने जो सा क्या किया, ये जो क्लिपिंग है ऊपर हिंदुस्तान टाइम की, तो क्या लगता है आपको, यू विल एग्री दैट द एग्रीकल्चर कंडीशन ऑफ इंडिया वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, पूरी से और बद से बदतर हो गई। 1960s की लाइन में तो बहुत बुरा हाल हो गया, और ऊपर से 2 प्रधानमंत्री मर गए थे। 1960 का जो टाइम था वो तो बहुत डेंजरस डिकेड बोलते हैं उसको। 1960 से लेकर 70 तक, ये क्वेश्चन तुम्हारे में दिखवाया मैंने कि 1960 से लेकर 70 तक का जो डिकेड था ना, डेंजरस डिकेड था। कारण 2 प्रधानमंत्री मर गए, 64 में मर गया जवाहरलाल नेहरू, 66 में लाल बहादुर शास्त्री मर गया, ठीक है। और 2 युद्ध हो गए, 62 में चीन ने युद्ध कर दिया, 65 में यानी कि जो था पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया। पैसे इकोनॉमिक कंडीशन टाइट हो गई बहुत ज़्यादा, ऊपर से अनाज नहीं उग रहा था, बरसात ही नहीं हुई, 3 साल लगातार सूखा पड़ा रहा। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से इंडिया में भुखमरी का शिकार होने लग गए लोग, बहुत लोग भूख से मरने लग गए। जगह जगह खबरें आने लग गई, 13 भूख से मर गए। अब बिहार में भी तो रिसेंट ही खबर आई थी कि मरी हुई भैंस खा ली उन्होंने, सड़ी हुई भैंस मर गई थी, तो लोगों को लगा कि खाना तो मिल नहीं रहा था। बिहार की घटना ये भी, हाँ अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले की बात है। उन्होंने क्या किया, उसी को पका के खा लिया, समझ रहे बात को। 17 लोग मर गए थे, 17 लोग, हाँ फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अरे गलती क्यों थी, तो खाना नहीं था ना भाई, अब खाना नहीं था, उनको लगा कि यार चलो ये भैंस में है, हाँ 200 है, भुखमरी थोड़ी, तो भुखमरी तो हुई यार, खाना नहीं मिल रहा ना, खाना नहीं खरीद पा रहे ना, गरीब लोग हैं, क्या खाएं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अभी भी हमारे देश में ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र का विदर्भ,
जहाँ इतनी ज़बरदस्त भुखमरी फैलती है, अक्सर सूखा पड़ जाता है, अनाज बंद हो जाता है, लोगों को काम धंधा नहीं मिलता, नतीजा लोग भूख से मरने लग जाते हैं। तो ये कोई बड़ी घटना नहीं है। अभी चीज़ों को मीडिया में कहाँ दिखाते हैं, मीडिया में आता ही नहीं है। मोदी की जय जयकार होती है तो पता तो वही है। हाउ डिड द इंडिया सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम कैसे दूर करी? तो इंडिया सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया, फिर पैकेज प्रोग्राम बनाया, लोगों को इरिगेशन फैसिलिटी दी, HYV सीड्स दिए और बिजली सुविधा, सब्सिडाइज रेट पे खाद, सब्सिडाइज रेट पे यानी कि उर्वरक दिए, जिससे क्या हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। और इंडिया की जो प्रोडक्शन थी ना गेहूं की, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। तो इंडिया इज़ नाउ ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ सफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। और अब इंडिया जो है क्या हो चुका है, सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है फूड ग्रेन के अंदर। और इंडिया यानी कि जो होता है बहुत ज़्यादा अनाज उगाता है। अब इंडिया इम्पोर्टर की जगह एक्सपोर्टर बन चुका है। एक चेंज हुआ 1967 के बाद। 67 के बाद अचानक प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री ने बड़े सारे फूड ग्रेन बनाए, क्योंकि हमारा अनाज था ना वो ख़राब हो जाता था, रखने की जगह नहीं थी, तो बड़े सारे ग्रेनरीज बनाई, अनाज बनाए थे। अनाज को अनागार कहते हैं ना, अनाज रखने की ग्रेनरीज। इस तरह से सरकार ने कुछ कदम उठाए जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गई बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा देखो, प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का चेयरमैन होता है। नीति आयोग बना था, ठीक है, कब बना था बताओ? 2015 में। ठीक है। तो नीति आयोग का मतलब क्या होता है? नीति बनाना, रणनीति नहीं, लेकिन नीति बना। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया हमने। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग जो होता है, चेयरपर्सन कौन था? प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट होता है, और गवर्निंग काउंसिल भी चीफ मिनिस्टर द्वारा गाइड होती है। ठीक है। गवर्निंग काउंसिल के अंदर ना सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो नीति आयोग का काम क्या है बताना? फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग: रिकमेंडिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस ऑन द एलिमेंट पॉलिसी एंड इकोनॉमिक मैटर्स पर सरकार को एडवाइस करना। डेवलपिंग मैकेनिज्म फॉर विलेज लेवल प्लान बनाना, एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट द हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भी विलेज लेवल से प्लानिंग शुरू होती है और हायर लेवल तक प्लानिंग को लेके जाना, गोल्स लेके आना। सरकार के लिए एक थिंक टैंक का काम करना, जो सरकार को सोच सोच के बताएगा करना क्या है। ठीक है ना। क्रिएटेड नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट, और एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट करना, इनोवेट करना। और सरकार देश को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म में बदलना। भाई जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, प्लेटफॉर्म होगा अच्छा, तभी तो देश तरक्की करेगा। टेक्नोलॉजी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स, और सरकार ऐसे इनिशिएटिव लेके आएगी ताकि जो प्लान बनाए जा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। क्या किया जा सके? हाँ। तो नीति आयोग क्या करता है? थिंक टैंक का काम करता है। किसका काम करता है? थिंक टैंक। ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन के क्या काम होते हैं? प्लानिंग कमीशन के जो काम है वही नेशनल नीति आयोग के भी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो क्या? असेसमेंट ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, कंट्री के रिसोर्सेज को पता लगाना कि देश में संसाधन है कितने। प्लान बनाना देश के लिए, प्रायोरिटी डिसाइड करना कि करना क्या है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है ना। कौन से फैक्टर हैं जो हमारी डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उनको दूर करना। अच्छा, मशीनरी असेस करना कि कौन कौन सी मशीनरी चाहिए हमें देश की तरक्की के लिए, है ना। और इन टर्म रिकमेंडेशन देना, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करना, और टाइम बाउंड प्रोग्रेस करना। टाइम बाउंड प्रोग्रेस मतलब टाइम बाउंड प्रोग्रेस टारगेट देगी कि हाँ इतने टारगेट टाइम के अंदर हमें इतना टारगेट पूरा करना है। ठीक है। तो 3 आर्गुमेंट जो मिक्स मॉडल के लिए अपनाए थे हमने मिक्स इकॉनमी अपनाई, 3 कारण थे भाई। क्रिटिक ये कहते थे कि जो प्लानर है ना, सफिशिएंट स्पेस नहीं देते प्राइवेट सेक्टर को, तो हमने प्राइवेट सेक्टर को सफिशिएंट स्पेस दे दिया ना। तो फॉलोइंग आर द आर्गुमेंट गिवन बाय द क्रिटिक्स अगेंस्ट द मिक्स मॉडल: large public sector have their own interest as they invested more and they create hurdle for the private small sectors। अब कहते हैं लार्ज स्केल पब्लिक सेक्टर अपने हाथ में दे देता है और जब मर्जी प्राइवेट को क्या कर देता है, दबा देते हैं। ऐसी करती है सरकारें, जब सरकार को लगता है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है बढ़ा देते हैं, जब लगता है ख़त्म करना है ख़त्म कर देते हैं।
तो इससे कई लोग कहते हैं ये मिक्स मॉडल सही नहीं है, एक तरफ हो जाओ तुम, दोनों अपना के बैठे हुए हो, ना प्राइवेट को पूरी तरह से काम करने दे रहे हो, ना सरकार को कम से कम, सरकार हावी हुई रहती है। स्टेट पॉलिसी आल्सो पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट आइटम। सरकार भी क्या करती है, कभी उठा के एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं किसी भी चीज़ का, कभी इंपोर्ट खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। सरकार की पॉलिसियाँ चलती हैं, सरकार अपने हिसाब से देश के हिसाब से क्या करती है, बदलती रहती है पॉलिसियाँ। तो मिक्स मॉडल को की कमियाँ बता रहा है कि मिक्स मॉडल में सरकार हैवी हुई रहती है, प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट नहीं मिल पाती काम करने की, ठीक है। और कभी भी सरकार अपनी पॉलिसियाँ बदलती रहती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बदलती रहती है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता। तो नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 में, है ना। ये बात समझ आती है? अच्छा देखो, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में क्या फ़र्क होता है? मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में क्या फ़र्क होता है? मॉडर्नाइजेशन यानी ऐसी नवी सोच में अपना, हाँ, और वेस्टर्न मतलब पश्चिमी कल्चर। कल्चर अपना। वही मॉडर्न मतलब नए तरीके अपनाना, प्रोडक्शन के तौर तरीके अपनाना, मॉडर्नाइज करना। और वेस्टर्नाइज अपनाना मतलब क्या होता है कि वेस्टर्न कल्चर अपना दिया, हमने अपने कल्चर छोड़ दिए और उनके तौर तरीके, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका खान पान अपनाने बैठ गए। तो ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में फ़र्क है। अच्छा, महात्मा गांधी ने क्यों कहा था जब आज़ादी के दिन कि कल हमारी खुशी का भी दिन है, गम का भी दिन है? खुशी का दिन इसलिए था, आज़ादी मिल रही थी। गम का दिन इसलिए था क्योंकि पार्टीशन हो रहा था, देश का बंटवारा हो रहा था, ठीक है ना। अच्छा, प्रिंसली स्टेट क्या थे बताओ? रजवाड़े क्या थे? राजा कौन से थे? प्रिंसली स्टेट वर दोज विच वर रूल्ड बाय द इंडियन प्रिंसेस। मतलब ऐसी स्टेट्स थी विच वर रूल्ड बाय द इंडियन प्रिंसेस, उन पे रूल करते थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया देयर वर 565 प्रिंसी स्टेट थे। टोटल कितने? 565 प्रिंसी स्टेट थे। 565। तो 565 प्रिंसी स्टेट्स को क्या किया गया? 565 यानी कि प्रिंसी स्टेट्स को क्या किया गया? इंडिया में शामिल किया गया। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। उसने बड़ी ट्रिक्स अपनाकर अपनी बातों से ना सब लोगों को कन्विंस करके सारे राजाओं को, प्रिंस को इंडिया के अंदर मिला दिया। नहीं तो बीच बीच में क्या हो जाता, कई प्रिंसी स्टेट्स क्या करना चाहते थे, पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, तो वो पाकिस्तान हो जाता बीच बीच में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि बीच बीच में इंडिया पाकिस्तान हो जाता, है ना। तो इससे इंडिया को यूनाइट करने वाला, एक अखंड भारत बनाने वाला वल्लभ भाई पटेल था। तो वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही इंडिया को यूनाइट करने में। तो A nation is a population of ethnic unity inhabiting a territory of a geographical unity। तो नेशन क्या होता है? नेशन यानी कि जो होता है एक यूनियन होता है, लोगों की ग्रुप होता है जो किसी एक डिफाइनेड टेरिटरी में रहता है, जिनकी आपस में कोई ना कोई जुड़ाव हो, भाषा का जुड़ाव हो सकता है, धर्म का हो सकता है, कॉमन हिस्ट्री हो सकती है। किसी की वजह से बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहने लग जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? नेशन बन जाता है। तो नेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, यूनियन ऑफ मैन कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है हु आर नेशन। नेशन क्या होता है? व्हाट इज नेशन? नेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग ऑन ए डिफाइनेड टेरिटरी एंड कंबाइंड विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो जुड़े हो। इट मे बी ए कॉमन लैंग्वेज, इट मे बी कॉमन रिलीजन, कॉमन हिस्ट्री, किसी भी कारण की वजह से वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, नेहरू की पॉलिसी में क्या कमियाँ थी? नेहरू भारत का प्रधानमंत्री बना भारत आज़ाद होने के बाद। लगातार वो 15 साल तक प्रधानमंत्री रहा देश का। 15 साल भी नहीं, 18 साल, 3 साल से पहले ही था, है ना। उसके बाद 3 साल 3 बार लगातार चुनाव जीते उसने। तो 18 साल कम से कम भारत का राष्ट्र प्रधानमंत्री रहा वो। तो उसने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं ना, वो अभी तक ही चल रही हैं, समझ लो। लेकिन नेहरू की पॉलिसी में कमियाँ क्या थी कि कुछ नया नहीं किया। जैसा सिस्टम अंग्रेज छोड़ के गए थे ना, उसी को कंटिन्यू करता रहा वो। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी विद द ब्रिटिश स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। ब्रिटिश स्टाइल ऑफ गवर्नेंस लाई यहाँ पर और कुछ बदलाव नहीं किया। एज इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अपनाया और वही चलाते रहे। और गवर्नमेंट सुप्रीमेसी बनाए रखी उसने। गवर्नमेंट के ऊपर एक ही पार्टी की सुप्रीमेसी थी। इसको क्या कहते हैं? इरा वन पार्टी डोमिनेंस भी तो बोलते हैं इसको। इरा वन पार्टी डोमिनेंस भी बोलते हैं कि एक ही पार्टी का राज चल रहा था बस, और किसी और पार्टी को मौका ही नहीं मिल रहा था। तो ये एक सबसे बड़ी कमी थी कि उन्होंने किसी पार्टी को आगे नहीं आने दिया। आज ये मोदी को कहते हैं डिक्टेटर बन रहा है, तो उन्होंने तो खुद ही बड़ा काम ख़राब किया हुआ है। उसके बाद तो जो बेटी आई उसने तो जो दुनिया के धुएँ निकाले, इंदिरा गांधी ने, वो तो भैया बड़ी ख़तरनाक बात है।
उसने तो किसी पत्ता तो कहता पत्ता भी हिलेगा तो मेरी मर्जी से हिलेगा, वो ऐसा कहती थी। उसका कहना था ही खुद का कि अगर पत्ता भी हिलेगा ना देश के अंदर तो मेरी मर्जी से हिलेगा। वो इतनी खतरनाक थी। वो क्या डिक्टेटर, ये तो कुछ भी डिक्टेटर नहीं है। उसने तो उसको उठवा लिया था, कृष्णा मूर्ति था कोई वहाँ का, साउथ का, तमिलनाडु का सीएम, चीफ मिनिस्टर। हाँ, उसको घर से घसीट के बाहर निकाला था, पुलिस ने उसको पकड़ा था, गिरफ्तार ऐसे किया था, इतनी बुरी बेइज्जती करके। यहाँ तो फिर भी इज्जत से ले जा रहे हैं ना कई अपोजिशन वालों को, लेकिन वहाँ तो घर से घसीट के निकाला था। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर में अभी तक याद है। तो वो इतना देखो इमरजेंसी इतनी खतरनाक लगाई उसने, देश के अंदर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया उसने। यहाँ तो एक दो नेता जेल में जा रहे हैं, उसने सारों को जेल में डाल दिया था, जेल भर दिए थे सारे नेताओं से इमरजेंसी के दौरान। तो कुल मिला के देखो नेगेटिव पॉलिसी थी कि उसने किसी और पार्टी को आने नहीं दिया, एक ही पार्टी की डोमिनेंस चलती रही, और यानी कि जो है कंटिन्यूटी विद द ब्रिटिश स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है ना। और उन्होंने ब्रिटिश स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया, कंटिन्यू किया। ठीक है, तो ये टॉपिक है, देखो सारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब एक फ़ोटो और भी दी हुई है, देखो ये फ़ोटो देखो क्या कह रही है। ये कार्टून है, ये यानी कि जो होता है वल्लभ भाई पटेल है जो हाथ मिला रहे हैं राजा हरि सिंह से। राजा हरि सिंह कौन थे, कश्मीर के राजा थे, और वो देखो एक गरीब आदमी की पीठ पे बैठे हुए हैं। हरि सिंह जो राजा हैं वो गरीब आदमी की पीठ पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, कार्टून क्या शो कर रहा है, कार्टून शो करता है कि जो राजा लोग होते थे ना, वो गरीबों की बल पे ही राजा बने होते थे, उन्हीं का खून चूस चूस के, उनसे टैक्स ले ले के राजा बने होते थे। अब ऐसे राजा जो से थे ना, उनको भारत में मिलाना बहुत ज़रूरी था, प्रीवी पर्स ख़त्म करनी ज़रूरी थी। तो बड़े यानी कि जो सा स्टाइल से और बड़े अच्छी बातें से कन्विंस करके राजाओं को क्या कर दिया, भारत में मिलाने वाला कौन था, वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ नेता कौन है, नेता यहाँ पर है वल्लभ भाई पटेल, जो पहला होम मिनिस्टर भी था और डिप्टी सीएम वो भी था, पीएम भी था, पहला गृह मंत्री और पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था, वल्लभ भाई पटेल। तो कार्टून में फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या शो कर रहा है, कार्टून इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर एंड पीपल, कि रूलर और पीपल के बीच में क्या इंडिकेशन था, कि मास्टर स्लेव का रिलेशन था एक तरह से। राजा लोग मालिक होते थे और वो गुलाम होते थे, पीठ पे बैठा हुआ, बताओ गरीब आदमी की, कार्टून ऐसे बनाया हुआ है। तो क्या इशू था, ये इशू था प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाने का इशू था ना, प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाने का इशू था। तो टू सॉल्व द इशू ऑफ प्रिंसली स्टेट, द लीडर ऑफ द राइट ऑफ द कार्टून सरदार वल्लभ भाई पटेल सक्सेसफुली मर्ज 500 इंडिपेंडेंट स्टेट इन इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 इंडिपेंडेंट स्टेट्स को, छोटे छोटे रजवाड़ों को, प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाने में कामयाब हुआ। वो कुछ नहीं मान रहे थे, उनको ज़बरदस्ती भी मिलाया। ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और एक था मणिपुर, ये लोग नहीं मान रहे थे इंडिया में मिलने से, लेकिन इनको फिर जैसे हुक एंड क्रुक करके, किसी को बंदूक से तो किसी को प्यार से मना कर क्या किया, इंडिया में शामिल किया। मणिपुर तो मान गए। हाँ, तो इस तरह से नहीं कि जो सा भारत को एक करने वाला समझ लो। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था, पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बिफोर साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, भी उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। व्हाट एश्योरेंस वर गिवन टू महाराजा मणिपुर, मणिपुर को क्या वो दिया गया था भाई, उसने विलय पत्र साइन करने से पहले उसको एश्योरेंस दी गई थी कि ठीक है तुम ही राजा बने रहना, तुम्हें अपने नियम बनाना, तुम्हें हम ऑटोनॉमी देंगे। क्या देंगे, मणिपुर को ऑटोनॉमी देने का वादा किया था कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, विलय पत्र साइन कर दो। इसको कहते हैं एश्योरेंस, ऑटोनॉमी। हाँ, मतलब एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं इसको, विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो विलय पत्र साइन करते उसको एश्योरेंस दी गई थी कि तुम अपने नियम खुद बना सकते हो, तुम्हें ऑटोनॉमी दी जाएगी। ठीक है, और फिर हैदराबाद में क्या किया गया था, विच सेक्शन ऑफ पीपल, हैदराबाद के लोगों ने निज़ाम, वहाँ का निज़ाम था उस्मान अली खान, उसके खिलाफ आंदोलन किस लोगों ने किया था, औरतों ने किया था। वुमेन सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद रोज अगेंस्ट निज़ाम, निज़ाम के खिलाफ बड़े सारे रेप और मर्डर के चार्जेस थे, सारी औरतें उसके खिलाफ हो गई, जैसे आज उसमें हो रही है स्नेखली में, वेस्ट बंगाल के अंदर। वहाँ का एक वो है, लीडर है जो औरतों के साथ बर्बरता कर रहा है, तो उसके खिलाफ सारी औरतें आंदोलन कर रही हैं वहाँ। ठीक है ना, संदेश खली वेस्ट बंगाल। तो ऐसे ही यहाँ का जो निज़ाम था ना, ये भी बड़ा बदमाश था। तो बड़ी सारी औरतों ने उसके ऊपर रेप के और मर्डर के आरोप लगाए कि ये औरतों को गायब कर देता है। तो उन्होंने यानी कि इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया, और इस आंदोलन की आड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ले गए सेना अपनी,
चलो इसको निपटाओ पहले तो। और फिर उसके साथ जो 2-3 दिन लड़ाई हुई, निज़ाम की सेना को क्या करने पड़े, घुटने टेकने पड़े, और हैदराबाद को भी भारत का क्या कर दिया गया, हिस्सा बना दिया गया। ठीक है ना। सर ऑटोनॉमी यानी आज़ादी। ऑटोनॉमी आज़ादी देनी थी मणिपुर को। तो ये बात समझ आती है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे यानी कि कवर हो गए हैं। ये देखना, एक वीडियो मैंने बना दी है इसकी स्क्रीन शेयरिंग के साथ। ठीक है।